दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट पे। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स के बारे में हमने और कई सारी बातें की, उसका टाइप देखा है मसल्स का, मसल कितने तरह की होती हैं, मसल्स का स्ट्रक्चर भी देखा हम लोगों ने, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी देखा हम लोगों ने। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। और जैसा कि हम जानते हैं मसल्स जो होती हैं वो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है, वो प्रोटीन है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों, ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। मसल से अगर कुछ भी आता है तो वो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा टिपिकल है, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिस वे में मैं बताऊंगा आप लोगों को वो बहुत आसान वे है, और मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग ज़रूर समझ पाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग बस ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बस पूरा फोकस करके समझते चलिए और ज़रूर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं आज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, हम लोगों ने मसल्स का स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया है। उसके बाद हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे वो शुरू होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, और कैसे फिर से अपने बैक टू देयर पोजीशन पे आती हैं, यानी कि अपने पहले वाली पोजीशन पे, कैसे नॉर्मल पोजीशन पे फिर से आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है। ये हम लोग स्केलेटल मसल्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और स्केलेटल मसल्स हम लोग जानते हैं कि कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं। इन पे हमारा कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल होता है। जैसा हम चाहें इन्हें हम रोटेट करा सकते हैं, जैसा चाहे मूव करा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हम चल सकते हैं, जैसा चाहे वैसे हम अपनी बॉडी को इधर उधर रोटेट कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है? तो जैसा कि आप लोग अक्सर, ये हमारे डेली रूटीन का पार्ट है, डेली लाइफ का पार्ट है, हमारी लाइफ का पार्ट है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हर एक पल हर एक क्षण हमारी मसल्स मूव करती हैं। तो वॉलंटरी मसल्स यानी कि कंट्रोलेबल मसल्स हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल है। तो कैसे मूव करती हैं दोस्तों, ये अगर मान लीजिए हमारे माइंड में कुछ थिंकिंग आई, कुछ सोचा हमने कि हमें लिखना चाहिए, तो हमारी मसल्स मूव करके लिखने लगी। हमने सोचा कि हमें चलना चाहिए, हम बैठे उठकर चलने लगे। हमने सोचा कि पलक झपकाना चाहिए, पलक झपकने लगी हमारी। ये सब प्रोसेस जो होता है वो हमारे माइंड पे, हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है कि कैसा हम चाहते हैं अपनी मसल्स को, कैसा मूव कराना चाहते हैं। तो हमारी मसल्स जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारी माइंड में प्रोसेसिंग होगी ब्रेन में, वैसा हमारी मसल्स बिहेव करेंगी, वैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में। तो देखते हैं कि कैसे शुरुआत होती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। तो दोस्तों, मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है एक नर्व इम्पल्स से। नर्व इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है दोस्तों? ये नर्व इम्पल्स जो वॉलंटरी मसल्स के लिए आते हैं, ये सीएनएस से आती हैं। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीएनएस के अंडर में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। या तो ब्रेन से मैसेज आएगा तब स्केलेटल मसल मूव करेंगी, या तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा तब स्केलेटल मसल्स जो होंगी वो मूव करेंगी। तो अगर मान लीजिए सीएनएस से कोई मैसेज आया, नर्व इम्पल्स आई, न्यूरल सिग्नल आया, तो हमारी मसल्स जो होगी वो मूव करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो रिलैक्स होगी। तो इसका प्रोसेस क्या है, वन बाय वन हम लोग समझेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आता ज़रूर है, चाहे 3 नंबर में आए चाहे 6 नंबर में आए, आता है हर साल ज़रूर। अगर मसल्स टॉपिक से कोई चीज़ आती है तो ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ही है। एक ही टॉपिक है हमारे सिलेबस में, रिफ्लेक्स एक्शन भी है वो, लेकिन वो थोड़ा छोटा है, वो कभी कभार आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये। तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हमारे सीएनएस से जो होता है एक मैसेज रिले होता है, मैसेज रिले होता है। मैसेज आता है, नर्व इम्पल्स आती है, न्यूरल सिग्नल आता है फ्रॉम सीएनएस।
मैसेज इज ओरिजिनेटेड। सीएनएस से क्या होगा दोस्तों, मैसेज ओरिजिनेट होगा, मैसेज इनिशिएट होगा, शुरू होगा। ये मैसेज, अब ये मैसेज को आने के लिए, ब्रेन से आने के लिए टारगेट ऑर्गन तक, मान लीजिए हमने लिखना ही चाहा तो हमारी फिंगर्स जो है वो मूव करेंगी, तो ब्रेन से फिंगर तक कोई कनेक्शन होगा, किसी के थ्रू मैसेज आएगा। तो क्या होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं दोस्तों। और ब्रेन से जो मैसेज टारगेट ऑर्गन तक ले आती हैं उनका क्या नाम है दोस्तों, मोटर न्यूरॉन होती हैं। वो जो ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक आती हैं वो मोटर न्यूरॉन होती हैं। और जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से, एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितने भी पार्ट हैं वहाँ से अगर कोई नर्व जा रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन को कोई नर्व जा रही है या स्पाइनल कॉर्ड को कोई नर्व जा रही है, तो वो कहलाएगी सेंसरी नर्व। और अगर कोई नर्व ब्रेन से आ रही है टारगेट ऑर्गन को, तो वो कहलाएगी मोटर नर्व। तो यहाँ ब्रेन से मैसेज आ रहा है दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगी, वो नर्व कौन सी नर्व होंगी, मोटर नर्व होंगी। मोटर नर्व के थ्रू हमारे टारगेट ऑर्गन तक मैसेज आएगा। वो टारगेट ऑर्गन क्या है, कौन सा है दोस्तों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट जो होती है दोस्तों, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, वो उस साइट को हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोटर नर्व मैसेज ले आएगी कहाँ तक, मोटर एंड प्लेट तक। यानी कि ये जो नर्व होगी, ये नर्व, इसका जहाँ तक सबसे लास्ट वाला नर्व एंड होगा वहाँ तक ये मैसेज लाएगी। और उस जगह को, उस साइट को क्या कहते हैं दोस्तों, मोटर एंड प्लेट कहते हैं। वो ये साइट कहाँ पे होती है दोस्तों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नर्व है, ये नर्व है, कोई नर्व, ये वो है, क्या है ये एक मसल है, मसल सेल है, एक मसल फाइबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नर्व आएगी ब्रेन से, ब्रेन से मान लीजिए ये नर्व आ रही है, ये नर्व आ रही है ब्रेन से, ठीक है, ये आगे और पार्ट होगा इसका। ये मान लीजिए एक नर्व आ रही है ब्रेन से मसल्स तक, मसल तक ब्रेन आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नर्व एंडिंग होगी। तो इस साइड को क्या कहेंगे दोस्तों, ये साइड क्या कहलाएगी, मोटर एंड प्लेट। ये साइड जहां पे मसल्स का और नर्व का जॉइंट होता है वो जगह कहलाती है मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहलाती है दोस्तों, मोटर एंड प्लेट कहलाती है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि नर्व का और मसल्स का जहाँ पे मिलाप हो रहा है, जहाँ ये दोनों मिल रही हैं, उस जगह को हम लोग कहेंगे मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कोई भी मैसेज, ऐसे ही कई सारी नर्व सेल्स होंगी, न्यूरॉन्स होंगी, जो ब्रेन से चलकर पूरी बॉडी से होकर कहीं से भी आकर एक टारगेट ऑर्गन जहाँ पे भी मूवमेंट होना है, जहाँ पे अभी मूवमेंट कराना है, मान लीजिए उंगलियों का कराना है, पैर का कराना है, चलना है, तो वहाँ की मसल्स तक ये नर्व आएगी, या तो स्पाइनल कॉर्ड से आएगी या तो ब्रेन से आएगी। और ये कैसी मसल है, मोटर नर्व है। ये मोटर नर्व आएगी मसल्स तक, ये मैसेज लेके आएगी। अब उस इसके अंदर भी मैसेज ट्रांसफर होने के लिए एक तो ये मीडियम है नर्व सेल। अब नर्व सेल के अंदर भी कुछ होगा ऐसा जिसके थ्रू मैसेज आता है, वो कुछ केमिकल प्रोसेस होगा। वैसे तो नर्व इम्पल्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर।
न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं दोस्तों। तो मसल्स के केस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, अगर नाम याद कर पा रहे हो आप। वैसे बीएससी में तो हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है ये टॉपिक, क्योंकि टीचर अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल तो थे लेकिन टीचर सरकारी काम जानते हैं आप लोग, वहाँ पे ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, आप सबके साथ लेके आया हूँ। तो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में स्टूडेंट्सों को ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे ये आप लोगों ने पढ़ा है, शायद याद हो आप लोगों को। तो उसका नाम है एसिटिल कोलाइन, ACTYLCHOLINE। ये क्या है दोस्तों, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करता है, जो मैसेज होता है उसे कैरी करता है नर्व से, जहाँ भी टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक ले जाता है। तो ये एसिटिल कोलिन मैसेज को लेकर नर्व सेल के थ्रू मोटर एंड प्लेट में आएगा, मोटर एंड प्लेट के बाद इसके अंदर इंटर कर जाएगा, मसल सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। अगर साइनेप्स पढ़ा हो दोस्तों आपने, जहाँ पे एक मसल्स या दो मसल्स या फिर दो नर्व सेल की, एक नर्व सेल की डेंड्राइट्स और दूसरे नर्व सेल की नर्व एंड्स जो होती हैं वो जहाँ पे मिलती हैं उसे साइनेप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ये मसल्स के साथ साइनेप्स बना रही है, यानी कि एक नर्व सेल और दूसरी मसल्स जो है ये साइनेप बना रही हैं, दोनों का जहाँ पे ये जंक्शन है, जहाँ पे मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये साइनेप्स भी कहलाता है ये पोजीशन। तो ये साइनेप्स बनाएंगी। तो साइनेप्स में क्या होगा, साइनेप्स के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स में आ जाएंगे। तो मसल्स में आने के बाद दोस्तों क्या होगा, जब ये मसल्स में आ जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। एक्शन पोटेंशियल दोस्तों ये न्यूरोट्रांसमीटर ही जनरेट करते हैं। तो उस एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, उस एक्शन पोटेंशियल से कैल्शियम आयन का सिक्रीशन हो जाएगा हमारी मसल्स में। क्या होगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर मसल सेल के अंदर इंटर करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कैल्शियम आयन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। इसे रफ करते हैं फिर देखते हैं दोस्तों। ये कुछ टर्म्स हैं जो लिख लीजिएगा आप, शायद काम आ जाए, शायद नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, जब न्यूरोट्रांसमीटर मसल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उस एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, कैल्शियम आयन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। कैल्शियम आयन कहाँ से सिक्रीट होंगे, कैल्शियम आयन सिक्रीट होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को, अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। नॉर्मल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मसल के केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे वो कैल्शियम आयन का सिक्रीशन करेंगे। कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन है, इसका सिक्रीशन शुरू हो जाएगा कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म क्या है दोस्तों, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। सार्कोप्लाज्म जो नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म होता है वही यहाँ पे ये सार्कोप्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म यानी कि जो भी मसल सेल में फ्लूइड भरा हुआ है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। तो ये कैल्शियम आयन कहाँ आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे। कहाँ से सिक्रेट होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रेट होंगे। उसके बाद जब ये यहाँ पे आ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसका क्या होता है, एफ एक्टिन जो होती हैं वो हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होती हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक एक्टिन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ये हेलिकली अरेंज है, हेलिक्स के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या होता है,
ये एफ एक्टिन के 2 फिलामेंट हैं। एफ एक्टिन के 2 फिलामेंट हैं, ये हेलिकली अरेंज्ड हैं। इनमें रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा, ट्रोपोनिन की एक एक सब यूनिट यहाँ पे बाइंड होंगी, एक एक सब यूनिट यहाँ पे बाइंड होगी। किस चीज़ की ये सब यूनिट्स हैं, ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन की ये सब यूनिट रेगुलर इंटरवल पे पूरी की पूरी मसल फाइबर में इस एफ एक्टिन के ऊपर इसकी सब यूनिट्स अरेंज होंगी। ये क्या करती हैं, जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है या एक्टिव साइट होती है उस पे ये अटैच रहती हैं और उसे मास्क किए रहती हैं, यानी कि ढके रहती हैं उसे। तो अगर मान लीजिए मास्क है ये इसके एक्टिव साइट, तो वहाँ पे मायोसिन जब अटैच नहीं होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, किसका, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में मसल्स रिलैक्स कंडीशन में रहेंगी। तो क्या होगा, ये कैल्शियम आयन आके इसके साथ बाइंड हो जाएगा, किसके साथ, ये ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट्स हैं इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसके साथ ये इसे लेकर बाहर चला जाएगा, ये इसे रिमूव आउट कर देगा यहाँ से। ये जो ट्रोपोनिन की ये सब यूनिट्स बाइंड है, इनके साथ कैल्शियम आयन जब बाइंड होगा तो इसे रिमूव आउट कर देगा और क्या होगा, इसकी साइट जो है, ये जो एक्टिव साइट है, ये अनमास्क हो जाएगी या फिर खुल जाएगी। और अब क्या है कि अब यहाँ पे मायोसिन आसानी से अटैच हो सकती है। तो फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये एक एक्टिन है, ये एक्टिन है, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ट्रोपोनिन के सब यूनिट्स लगे हुए हैं, रेगुलर इंटरवल पे लगे हुए हैं। नीचे क्या है दोस्तों, एक मायोसिन है, क्या है, यहाँ पे एक मायोसिन का ये एक फिलामेंट है। तो यहाँ पे जब ये मास्क है इसकी साइट, तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ये अटैच नहीं हो सकती, यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकती, तो ये रिलैक्स कंडीशन में है। अब आगे क्या होगा, जब कैल्शियम आयन आया और इसके साथ बाइंड होके इसे रिमूव आउट कर दिया, यानी कि ये जो सब यूनिट्स हैं ट्रोपोनिन की, इसे जब रिमूव आउट कर देगा तो जो एक्टिव साइट है एक्टिन की वो ओपन हो जाएगी और उससे क्या होगा, ये बंध पाएगा, यानी कि ये बाइंड हो जाएगा इससे। तो अगली फिगर में देखते हैं, ये फिर एक सब यूनिट है, ये एक एक्टिन फिलामेंट है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब रिमूव आउट हो गया तो यहाँ पे ये आके बाइंड हो गया। ये एक्टिन है दोस्तों, एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये क्या है, ट्रोपोनिन की सब यूनिट है, ये इसे मास्क किए हुए हैं। अब यहाँ पे ट्रोपोनिन नहीं है क्योंकि कैल्शियम आयन इसे रिलीज आउट कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो क्या हुआ, ये मायोसिन इससे अटैच हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से देखते हैं अगले स्ट्रक्चर में हम लोग। ये दोस्तों एक्टिन के फिलामेंट हैं, तो ये मायोसिन क्या होगी, ये मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट होके ये इधर आ जाएगी। ये जो यहाँ पे इस पोजीशन पे, अभी नॉर्मल पोजीशन पे सिर्फ यहाँ पे बाइंड हुई है, अब ये यहाँ पे आ गई। एक बात और बता दें दोस्तों, यहाँ पे रह गई, जब यहाँ पे ट्रोपोनिन की सब यूनिट हट जाएंगी
और इसका मायोसिन का एक्टिन के साथ जब बाइंडिंग होगी, जब ये एक्टिन और मायोसिन बाइंड होंगी तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी दोस्तों हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होगी। एटीपी, ये एटीपी की हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे ये बाइंड होगा। इसका जो हेड होता है दोस्तों मायोसिन का, ये एटीपीएस एंजाइम की तरह वर्क करता है, एक एंजाइम की तरह जो कि एटीपीएस एंजाइम है। एटीपीएस एंजाइम क्या करता है? एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है दोस्तों। जैसे ये एटीपीएस है, अगर मान लीजिए कहीं भी प्रीफिक्स जो है ये एस जुड़ा हुआ है, ASE लास्ट में अगर एस जुड़ा हुआ है, जैसे एटीपीएस, डीएनएस, आरएनएस, न्यूक्लियस, कहीं भी एस जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस, डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीएस, पेक्टिनेस, लाइपेस, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये एंजाइम है। लास्ट में प्रीफिक्स अगर कहीं भी एस जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रख लीजिए, कहीं भी एस जुड़ा हुआ है, एस, तो वो क्या है? वो एक एंजाइम है। वो क्या है? वो एक एंजाइम है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, बीइंग ए बायो स्टूडेंट। आप लोग बीएससी में हैं, बीएससी लेवल के स्टूडेंट को ये सब बातें पता होनी चाहिए, बताने की नहीं है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें, एस अगर कहीं पे भी लगा हो तो वो क्या है? एक एंजाइम है। तो ये कैसे बिहेव करता है? एटीपीएस एंजाइम जैसे। एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है और एनर्जी खुद ही कंज्यूम कर लेता है, तो उसकी हेल्प से जाकर ये इससे बाइंड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? ये इधर आके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अब ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स का, ये इधर आया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल का। फिर उसके बाद फिर अब इससे नॉर्मल कंडीशन पे आना है दोस्तों। क्या होगा? फिर ये मान लीजिए ये एक, मान लीजिए फिर से ये क्या है? एक एक्टिन फिलामेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये फिर से अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे भी बाइंड है ये। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, यहाँ पे स्लाइडिंग हुई, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, यहाँ पे एटीपी के हेल्प से, एनर्जी कंजप्शन के हेल्प से यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फिलामेंट स्लाइड हुआ। दोस्तों ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बेस पे पढ़ रहे हैं। वैसे कई थ्योरी आई, लेकिन जो वेल एक्सेप्टेबल थ्योरी है और जो अच्छी तरीके से मसल के कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करती है, या फिर हम लोग जिससे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन को, वो थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वैसे तो कई सारी थ्योरी है, फोल्डिंग थ्योरी है, लेकिन ये सब थ्योरीज जो हैं वो लेस एक्सेप्टेबल हैं, या फिर वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये कैसी थ्योरी है दोस्तों? ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आप लोग शुरुआत करने से पहले ये ज़रूर लिखिएगा किसके रेफरेंस में आप लोग बता रहे हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के रेफरेंस में हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसके बेस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे है, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रिज बना, यहाँ स्लाइडिंग हुई, यहाँ पे क्या हुआ? क्रॉस ब्रिज का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज ब्रेक हुआ, यहाँ ये नॉर्मल कंडीशन पे, रिलैक्स कंडीशन पे। तो ये ऐसा प्रोसेस हुआ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। तो अब मसल्स के फिलामेंट में क्या क्या चेंज आए वो हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना लें, अगर
ये मसल कॉन्ट्रैक्शन आता है एग्जाम में, तो फिगर आपको ज़रूर बनाना होगा। ये इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए और एक बार इसे अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में बना भी लीजिए ताकि आपको दोबारा याद रहे। अब इसे हम लोग कैसे फिलामेंट्स का मूवमेंट होगा, मूवमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन उसमें क्या चेंज आएंगे हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों हमने क्या देखा कि नर्व इम्पल्स आई, नर्व इम्पल्स सीएनएस से आई, वहाँ से आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर लेके आई। न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटिलकोलिन के रूप में था। एसिटिलकोलिन हमारी नर्व सेल, वो मसल सेल की साइटोप्लाज्म में मसल सेल में सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ। उसके बाद उसने कैल्शियम आयन का रिलीज सिक्रीशन शुरू कर दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन सिक्रीट होके कहाँ आ गए, सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में आने के बाद क्या हुआ कि कैल्शियम आयन को, जो कैल्शियम आयन बाइंड थे एक्टिव साइट, कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन थी एक्टिव साइट को बाइंड किए हुए थी, उसे वो अनमास्क किए। अनमास्क करने के बाद क्या हुआ कि जो मायोसिन थी उसके लिए बाइंडिंग का रास्ता खुल गया। बाइंडिंग का रास्ता खुलने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पे बाइंडिंग का रास्ता जब खुल गया तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। क्रॉस ब्रिज में क्या हुआ कि एनर्जी का कंजप्शन हुआ, एनर्जी कंज्यूम हुई एटीपी के फॉर्म में। एटीपी जब हाइड्रोलाइज हुई तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिड्यूस हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से जब क्रॉस ब्रिज, फिर फिलामेंट हुआ, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का स्लाइडिंग हुई। उसके बाद फिर से क्रॉस ब्रिज था वो ब्रेक हुआ। क्रॉस ब्रिज के ब्रेक होने पे भी एनर्जी कंज्यूम होती है, रिक्वायर होती है। तो क्या हुआ, जब मसल क्रॉस ब्रिज बन गई मान लीजिए, तो अब उसमें क्या चेंज आएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसे इरेज कर देता हूँ दोस्तों। अब फिलामेंट्स के बेस पे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। दोस्तों ये क्या है, ये थिक फिलामेंट है, यानी कि ए बैंड है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड है। ये थिक फिलामेंट मायोसिन के फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, एक्टिन के फिलामेंट है, आइसोट्रॉपिक बैंड है। ये भी क्या है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड है, थिक फिलामेंट से बने हुए हैं, मायोसिन से बने हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या थी, एक जेड लाइन थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ये क्या है, जेड लाइन। जब क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ कि ये जो थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट के मिड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। किधर, थिक फिलामेंट के मिड की तरफ, यानी कि ए बैंड के मिड की तरफ। ये ए बैंड है, ये ए बैंड है, यहाँ पे इसके मिड की तरफ इधर ये शिफ्ट होना शुरू हो गए। इधर शिफ्ट होने से क्या हुआ कि जो इसकी साइज है वो घटना शुरू हो गई। क्या हुई, घटना शुरू हुई, घटने लगी। अब मान लीजिए दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए दो जेड लाइन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टिपिकल है। मान लीजिए एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है,
दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सार्कोमियर कहलाता है। सार्कोमियर कहलाता है। ये सार्कोमियर क्या होते हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में हमने बताया था। ये सार्कोमियर जो होते हैं वो एक्चुअल में जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है मसल की, वो सार्कोमियर ही है। जहाँ पे मसल्स का एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, वो साइड कहलाती है सार्कोमियर। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये जो साइट है पूरी की पूरी, ये सार्कोमियर कहलाती है। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की जो साइट है वो सार्कोमियर कहलाती है। सबसे पहले क्या होगा? ये एक्टिन फिलामेंट और ये एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के मिड की तरफ, यानी कि ए बैंड के मिड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जो सार्कोमियर का है, ये जो साइज है, ये थोड़ा लिमिटिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। लिमिट मतलब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, इसकी साइज कम होना शुरू हो जाएगी। ये इधर को शिफ्ट होने लगेगा और ये इधर को। तो क्या होगा? इस सार्कोमियर की जो साइज है वो पहले से नॉर्मल स्टेज से कम होना शुरू हो जाएगी और तभी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है सार्कोमियर कहलाता है दोस्तों। और यही जो है वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन यूनिट है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल्स की। तो क्या होता है कि जो ए बैंड का ये पोर्शन है वो क्या होता है? रिमेन फिक्स्ड। इस समय ये चेंज नहीं होता, नो चेंज। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ए बैंड जो होगा वो फिक्स होगा, लेकिन इसका जो साइज है इसमें चेंज होगा। इसमें चेंज होगा। इसका जो साइज है जब यहाँ आ जाएगा, एक्चुअल में तो ये उतना ही रहेगा, लेकिन ये जो इसका ये स्पेस है ये शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर इधर आ जाएगा। पूरी की पूरी पूरा मसल्स दोस्तों, पूरी मसल्स में ऐसा ही हो रहा है। ऐसा डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है। तो क्या होगा कि इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सार्कोमियर का ये जो सार्कोमियर का साइज है वो छोटा हो जाएगा, इसमें लिमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ए बैंड का जो साइज होता है, ए बैंड का जो साइज होता है वो रिमेन अनचेंज। लेकिन आई बैंड जो होता है दोस्तों, आई बैंड में क्या होता है? इसके साइज में चेंज आता है। इसके साइज में क्या आता है? चेंज आता है। तो क्या होगा कि मसल्स अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों पिछले वाले फिगर में हम लोग देखा था कि जब क्रॉस ब्रिज बनी थी, स्लाइडिंग हो गई थी फिलामेंट्स की, थिक फिलामेंट की थिन फिलामेंट पे, तो क्या हुआ था कि जो मायोसिन थी अब उसका जो क्रॉस ब्रिज बना था वो ब्रेक होने का टाइम आ गया था। तो ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब यहाँ पे ये क्या होगा? फिर से रिलैक्स पोजीशन में जाना चाहेंगे। तो क्रॉस ब्रिज जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा? मायोसिन अपनी जगह पे आ जाएंगी और एक्टिन अपनी जगह पे फिर से फैल के पहुँच जाएंगी। तो इस प्रोसेस में भी क्या था दोस्तों? जब क्रॉस ब्रिज ब्रेक हुई थी तभी एटीपी कंज्यूम हुई थी, और जब क्रॉस ब्रिज बनी थी तब भी एटीपी कंज्यूम हुई थी। दोनों प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम हुई थी। तो क्या हुआ? ए बैंड का साइज रिमेन अनचेंज, लेकिन आई बैंड का जो साइज था वो डिक्रीज हुआ था। डिक्रीज ही तो हुआ था यहाँ पे, ये डिक्रीज, इसका साइज क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ये तब तक चालू रहेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में आए थे, यानी कि जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में हैं, जो ट्रोपोनिन को बाइंड किए हुए हैं, ट्रोपोनिन जो सब यूनिट थी एफ एक्टिन के ऊपर, उसको बाइंड किए हुए हैं। जब तक ये कैल्शियम आयन फिर से पंप बैक नहीं हो जाते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
तब तक क्या होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। फिर से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तब तक स्टार्ट रहेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि क्या ये कैल्शियम आयन जो है ये फिर से पंप बैक नहीं हो जाते, जो कि सार्कोप्लाज्म में है। किसके साथ बाइंड है? ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ बाइंड है और एक्टिव साइट को अनमास्क किए हुए हैं, एक्टिव साइट को खोले हुए हैं। जब तक ये कैल्शियम आयन फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैक नहीं, फिर से बैक टू पंप नहीं हो जाते, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चालू रहेगा। जब ये फिर से चले जाएंगे कहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ट्रोपोनिन जो है, फिर से एक बार स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या था, ये सब यूनिट्स थे, इसे ये कैल्शियम आयन इसके साथ बाइंड होकर इसे यहाँ से हटा दिए थे। ये साइड जो थी वो अनमास्क हो गई थी। अब तब तक ये अनमास्क रहेगी जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में मौजूद है। तो जब तक मौजूद रहेंगी तब तक ये साइड जो है वो ओपन रहेगी, खुली रहेगी। इससे ये मायोसिन बनता रहेगा, फिर क्रॉस ब्रिज इसकी बनती रहेगी, फिर ब्रेक होती रहेगी। लेकिन जब ये कैल्शियम आयन जो है इसके साथ जो बाइंडिंग है वो ब्रेक हो जाएगी इनकी, ये फिर से अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाएंगे और जो ट्रोपोनिन है वो फिर से यहाँ पे इसके साइड को जब मास्क कर देगा, जब ये इसके साथ इसका ब्रेकेज खत्म हो जाएगा, लिंकेज खत्म हो जाएगा, तो फिर से कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे और ये जो है ट्रोपोनिन के सब यूनिट्स फिर से इसके एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाएंगे। तो क्या होगा कि इसके जो मायोसिन है उसका दोबारा यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा कि वहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है ये रुक जाएगा। तो क्या होगा, वहीं पे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, अब फिर से सारा कुछ रिलैक्स कंडीशन में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और ये लगभग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस हो गया। अगर समझ में नहीं आता दोस्तों तो एक बार फिर से वीडियो को ज़रूर देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है, क्लास में भले नहीं पढ़ाया गया दोस्तों ये टॉपिक, लेकिन जैसा मैंने बताया है अगर आप ऐसा पढ़ लेंगे, एक दो बार इस वीडियो को देख लिया अच्छे से, तो मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। वैसे थोड़ा मैकेनिकली है इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको। और अगर कोई किसी अलग टॉपिक में आपको कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो बताइए हमें और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।